प्रोफेसर अंशु जोशी, बीते कुछ समय में भारत की जो पोजीशनिंग है वो बहुत मजबूत हुई है। भारत एक ग्लोबल साउथ की वॉइस के तौर पर, भारत की पॉलिसीज, भारत का बढ़ता दबदबा, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी और ऐसे बहुत सारे पंख हैं जो भारत ने अपनी उड़ान में इस्तेमाल किए हैं, जो पूरा विश्व भर भी देखता है। लेकिन इसके साथ आप ईयू और साथ ही भारत के इस रिश्ते को कैसे आंकती है, मेरा पहला सवाल ये। और दूसरा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेडिक्टेबिलिटी आगे बढ़ने को लेकर, ग्रोथ को लेकर, जो उनका विजन है उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को लगने लगा है कि नहीं, इसके साथ ना जाके प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ जाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर और फायदे का सौदा होगा दोनों देशों के लिए। पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें दो डायमेंशंस हैं। आपके प्रश्न के दूसरे भाग से मैं उत्तर देना शुरू करूंगी। वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार की उथल पुथल बनी हुई है और ट्रंप की वजह से बनी हुई है, तो उस उथल पुथल को देखते हुए कि कैसे पहले वेनेजुएला में जाकर के उन्होंने मादुरो और उनकी बीवी को उठाया और ब्रुकलिन लेकर के आ गए और वहां अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पर अपना असर्शन उन्होंने जता दिया। ईरान में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें लगातार ट्रंप की तरफ से बहुत ही ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दो युद्ध पहले ही दुनिया में चल रहे हैं और इन सब के बीच लगातार यूरोप के और अमेरिका के यानी कि ट्रंप के और यूरोप के जो दूसरे लीडर्स हैं उनके बीच में हम एक फ्रिक्शन को देख रहे हैं। हमने देखा कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति का अभी हालिया एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि G7 को हम पश्चिमी देशों के रिफ्लेक्शन के रूप में देखें और ब्रिक्स को रशिया और चाइना की तरफ से देखें, तो इनके बीच जो ब्रिज का काम करने वाला देश है वो भारत है और उन्हें भारत से बड़ी आशा है। वो भारत की यात्रा भी करने वाले हैं। अब जर्मन चांसलर से भी हमें बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं आज। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, अब मैं आपके प्रश्न के पहले भाग पर आती हूं। तो इन तमाम परिस्थितियों में तब जबकि ट्रंप यूरोप के साथ लगातार अपने संबंध खराब करके नाटो को वीक कर रहे हैं, अमेरिका को वीक कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज न सिर्फ वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक स्थितियों को बनाए रखने की है, सभी की जो आर्थिक सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने की है। यहाँ नए नए कुछ जो है आयाम भी खुल रहे हैं। तो ईयू और भारत के बीच में जो ये एफटीए की चर्चा हो रही है, जो फाइनलाइज्ड फेज में है, वो भी इन्हीं में से एक आयाम है। 2006 से हमारा सामरिक पार्टनर है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईयू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक एंगल आप देखिए तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक एरियाज में हम लगातार साथ में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, इंडो पैसिफिक को सुरक्षित रखने की बात हो, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स पर काम करने की बात हो, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट पर काम करने की बात हो। एफटीए को लेकर के ये एक टेंजेंट है और मैं आपको बताऊं कि लगातार चाहे आसियान कंट्रीज हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, श्रीलंका हो, मलेशिया, मॉरिशस, फेरहिस्त बहुत लंबी है और अभी हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ एफटीए साइन किया है, जीसीसी के साथ और अमेरिका के साथ स्टॉल्ड है, बट ट्रेड डील की हमारी बात चल रही है। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील में हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम जो भी ट्रेड डील करेंगे उसमें हमारा जो लेबर सेंसिटिव एरिया या जो हमारा डेयरी प्रोड्यूसर्स, फिशरमैन और फार्मर से जुड़ा हुआ एरिया है वो हम अपना मार्केट एक्सेस नहीं देंगे। वही बात अभी जो ईयू के साथ हम एफटीए फाइनलाइज कर रहे हैं उसमें भी हम इस बात को बहुत ही सुदृढ़ता के साथ रख रहे हैं। एक विन विन सिचुएशन तो हम बनाने का प्रयास कर ही रहे हैं और इन सारी परिस्थितियों को, इन सभी चीजों को देखते हुए फिर हम देख सकते हैं कि कैसे जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसके साथ भारत नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन को भी बेहतर बनाने का काम कर रहा है। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस के एम्बेसडर ने आज स्टेटमेंट दिया है कि वो पैक्स सिलिका, पैक्स मतलब एक लैटिन वर्ड है पीस का, और सिलिका आपके चिप और सेमीकंडक्टर्स से आता है। तो 2025 में अमेरिका ने चाइना को कंटेन करने के लिए पैक्स सिलिका अलायंस की शुरुआत की है जिसकी फुल मेंबरशिप भारत को ऑफर हो रही है। तो देखिए, एक तरफ ईयू एफटीए के फाइनलाइज बिल्कुल फेज में हमारे साथ है, दूसरी तरफ अमेरिका भी समझ रहा है कि भारत का सहयोग स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इन ऑल भारत इस वक्त उस सेफ और प्रणेता की भूमिका में नजर आता है जहां अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए वैश्विक राजनीति में हम कैसे शांति, सुरक्षा और प्रोग्रेस को बढ़ा सके, इसके लिए भारत काम कर रहा है। ठीक है। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, एक
अर्थशास्त्री के तौर पर और उस एक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील और इन सब को लेकर बातचीत अभी भी हाल फिलहाल में चल रही है, लेकिन आज फेडरिक मर्ज का भारत में मौजूद रहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहना, फिर इसी बीच में एक खबर आती है कि संभावित ट्रंप भारत आ सकते हैं। आज ही अचानक से खबर आई, आप कोई कनेक्शन इसका एस्टैब्लिश कर पा रही हैं? क्योंकि दोनों चीजों को इसलिए समझना होगा कि एफटीए को लेकर कह दिया गया उनकी तरफ से कि जनवरी एंड तक हम इसे फाइनलाइज कर लेंगे, जहां पर किसानों के हितों की भी रक्षा होगी, एमएसएमईज की भी बात होगी, ये सब बात होगी, और यही वो पॉइंट्स थे, ट्रिगरिंग पॉइंट, जो यूएस के साथ जिन पर बात नहीं बन पा रही थी। ये टाइमिंग और ये कनेक्शन और भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और एफटीए यूरोप के साथ, ईयू के साथ, आप इनको कैसे स्टैब्लिश करेंगी, कैसे आप इसे रीड करती हैं? देखिए पूर्णिमा जी, नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल से और आपने बहुत अच्छा ताना बाना इसका बुना है। देखिए, ट्रंप के टैरिफ्स के चलते भी अगस्त में जब टैरिफ्स की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद जब टैरिफ्स लगे, उसके बावजूद भी हमने अपना जीडीपी जो उस क्वार्टर का था 6.5 से 7.5 के बीच में, इनफैक्ट तब तो 8 पॉइंट समथिंग किया, और ओवरऑल पूरे इस फिस्कल का जो हमारा जीडीपी ग्रोथ जो दर्ज होने वाला है, जो विश्व के वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के भी जो प्रोजेक्शंस हैं, केवल भारत के अपने प्रोजेक्शंस नहीं, ये 6.5 टू 7.5 के बीच में कहीं कह रहे हैं पूर्णिमा कि ये हमारा जीडीपी ग्रोथ इस बार होगा। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए ट्रंप इज फुली अवेयर कि मैंने टैरिफ्स ठोके, मैंने हर चीज की रिस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन साइलेंटली एंड रिजिलियंटली भारत अपना रास्ता खोजता गया। आज तक अफ्रीकन देशों में कभी भी कोई प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए। एफटीए का जो अभी हमारा ईयू के साथ एफटीए होने की बातचीत हो रही है, उसमें देखिए सबसे ज्यादा एम्फेसिस एक तो लेबर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर है, और उसमें भी खास तौर से टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी। और ये चारों सेक्टर्स कौन से हैं? वही सेक्टर्स जिनके ऊपर अमेरिका ने, ट्रंप ने एक्स्ट्रा 25% रेसिप्रोकल के अलावा जो काइंड ऑफ आप कह लीजिए कि सैंक्शंस कह लीजिए, पनिशमेंट टैरिफ्स कह लीजिए, वो इंपोज किए थे इन्हीं चारों सेक्टर्स पर। और इन्हीं चारों सेक्टर्स को हम खोलकर आने की बात करते हैं अफ्रीका में, और इधर यहाँ पे ट्रेड जो हमारा एफटीए होगा, ट्रेड डील होगी जो हमारी ईयू के साथ भी। तो इस पूरे वैश्वीकरण को बिल्कुल ट्रंप नजर बनाए बैठा है। उसको बिल्कुल अच्छी तरह दिख रहा है कि फार्मा और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो वो ऑलरेडी हम पे डिपेंडेंट है। जितनी भी धमकियां वो देता जाए, उसने उनके ऊपर एक बार भी टैरिफ्स इंपोज करने की बात भी नहीं करी है, और ना वो उन पे टैरिफ्स इंपोज करने की कर सकता है, क्योंकि उनकी पूरी सिलिकॉन वैली ही हमारी इन्हीं सब इनपुट्स और इन्हीं सब प्रोडक्ट्स पे चलती है। तो जिन पे उसने टैरिफ्स लगाया, उसका हम ऑल्टरनेटिव रूट खोज लेते हैं। पांचवा सेक्टर जिसपे उसने टैरिफ लगाया था वो श्रिम्प्स एंड सी प्रोडक्ट्स थे, उनका भी हम खोल चुके हैं। हमने अपने किसानों के हित को आगे रखते हुए अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। हमने बिल्कुल अमेरिका को बोल दिया कि नहीं भैया, हम अपने मार्केट को तेरे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज ही प्राइमरी प्रोडक्ट्स में है। तो ये सब जो समीकरण बैठता है कि हम बुलेट से जवाब नहीं देते, हम अपने एक्शन से जवाब देते हैं, हम अपने काम को करके जवाब देते हैं, ये पूरा समीकरण ट्रंप को दिख रहा है, अमेरिका को दिख रहा है कि तुम एक तरफ हथियाने की, हड़पने की बात कर रहे हो,